स्कूल टीचर का बेटा जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, वो अपनी जिंदगी में भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना गया। मैं बात कर रहा हूं रिलायंस और धीरू भाई अंबानी की। धीरू भाई का जन्म 1932 में हुआ था और जब 2002 में उनकी मृत्यु हुई तब रिलायंस ग्रुप का रेवेन्यू भारत की जीडीपी का करीब 3.5% था। कितना कमाल है ना ये भारत के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 7% था। भारत सरकार के इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का 10%, भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 5% और पूरे कॉरपोरेट सेक्टर के प्रॉफिट का 30%। कितना जबरदस्त है ये। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 2002 में भारत के हर 4 निवेशकों में से एक यानी लगभग 25% निवेशक भारत में रिलायंस का शेयर होल्डर था। कितना जबरदस्त है ना ये। लेकिन धीरू भाई ने यहां से शुरुआत नहीं की थी। मैं आपको धीरू भाई अंबानी और रिलायंस की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। बड़ी स्वागत है बिलियनर बेस्ट फ्रेंड में और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अर्पित गुप्ता और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप मेरे साथ हैं। आज हम बात करेंगे धीरू भाई अंबानी और रिलायंस की। आज हम एक जबरदस्त कहानी में डूबने जा रहे हैं। ये कहानी जो सीधे अंबानी एंड सन्स नाम की किताब से ली गई है जो हैमिश मैकडोनाल्ड ने लिखी है, और हाँ, इसके साथ साथ कम से कम 100 दूसरे सोर्स भी है। हम सारी मजेदार डिटेल्स कवर करेंगे। धीरू भाई के जन्म से पहले की बातों से लेकर 1977 में रिलायंस के आईपीओ तक। एपिसोड 1 में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे $250 ट्रिलियन मतलब 250 अरब डॉलर यानी लगभग 20 लाख करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर गया। एक कॉफी या जो भी आपको पसंद हो ले लीजिए और चलिए इसे साथ में सुनते हैं, सिर्फ मैं और आप। अच्छा लग रहा है ना? तो हम बात कर रहे हैं धीरू भाई अंबानी की, जिनका असली नाम था धीरज लाल हीराचंद अंबानी। इन्होंने सिर्फ 500 रुपए से शुरुआत की। 500 रुपए यानी बस चंद पैसे, है ना? ऐसा फोकलोर लोक कथा में उनके बारे में कहा जाता है। उनके बेटे मुकेश अंबानी ने एक बार बताया था कि उनके पिता धीरू भाई ने सिर्फ 500 रुपए से शुरुआत किए थे। ये तो लोक कथा है, लेकिन हम सारी डिटेल्स में जाएंगे। कैसे इन्होंने 500 रुपए से शुरुआत कर भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाई। आज उनकी फैमिली की नेटवर्थ 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। भारत में एक दशक से ज्यादा समय तक सबसे अमीर। उनकी जिंदगी विवादों से भरी रही है, ये तो कहना ही पड़ेगा। कुछ बहुत ही विवादास्पद किस्से हैं जो लोगों ने उनके करीब से देखकर शेयर किए हैं। जैसे किताब में एक किस्सा शेयर किया गया है। एक गुजराती भाई जो धीरू भाई को करीब से जानते थे कहते हैं, धीरू भाई अंबानी के 3 रूप है। पहला वो जो अनोखा है, बड़ा से बड़ा एक ब्रांड नेम, वो सबसे ज्यादा चर्चित उद्योगपतियों में से एक है और गुजराती लोगों के लिए उनकी भावनात्मक और सेंटिमेंटल अपील जबरदस्त है। वो उनके लिए अल्टीमेट मैन है और उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया। दूसरा, धीरू भाई अंबानी एक चालबाज है, पहली क्लास का झूठा, जिसे कुछ भी पछतावा नहीं और जिंदगी में कोई वैल्यूज नहीं। फिर तीसरा, धीरू भाई अंबानी जिसके पास ज्यादा सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल दिमाग है, एक सपने देखने वाला और विजनरी, लगभग नेपोलियन जैसा। लोग हमेशा इन तीनों व्यक्तित्वों को मिला जुला देते हैं। एक वकील ने एक और किस्सा शेयर किया। सीरियसली बोलूं तो आज सच ये है कि अंबानी सरकार से भी बड़े हैं। वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। अमेरिका में आप एक सुपर कॉरपोरेशन बना सकते हैं, लेकिन वहां पॉलिटिकल सिस्टम आपसे बड़ा होता है। भारत में सिस्टम कमजोर है। अगर स्टॉक एक्सचेंज उसकी कोई गड़बड़ी उजागर करने की हिम्मत करते हैं तो वो कहेगा, मैं अपनी कंपनी के शेयर बाहर निकाल लूंगा और तुम्हें ढा दूंगा। मैं तुम्हारे एक्सचेंज से बड़ा हूं, क्योंकि हर 4 में से एक शेयर होल्डर तो रिलायंस का ही है। अगर अखबार आलोचना करते हैं तो वो बता सकते हैं कि उनकी एडवर्टाइजिंग पर उनका रेवेन्यू डिपेंड करता है और हर डिपार्टमेंट में उनका जर्नलिस्ट है। अब सबसे पागलपन वाली बात तो ये है कि भारत में आम समझ है कि पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टियां सबसे ताकतवर होती है, लेकिन ये
अनाम वकील, उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली भारत में रहना है, वो कहते हैं अगर पॉलिटिकल पार्टियां उनके खिलाफ खड़ी होती है तो हर पार्टी में उनके लोग हैं जो लीडर्स को नीचे खींच सकते हैं या शर्मिंदा कर सकते हैं। वो सिस्टम के लिए खतरा है, आज वो अजेय है। तो चलो टाइम में वापस जाते हैं और इसे साथ में देखते हैं। तो मेरे साथ पिक्चर करो, 28 दिसंबर 1932, चोरवड़, गुजरात। एक छोटा सा आम सा गांव। धीरू भाई का जन्म एक मोड़ बनिया परिवार में हुआ। बनिया यानी ट्रेडर्स की जाति, लेकिन उनके मम्मी पापा बहुत गरीब थे। उनके पापा हीराचंद एक स्कूल टीचर थे, महीने के 30 रुपए कमाते थे। वो लोग 2 कमरों के पत्थर के घर में रहते थे, न बिजली न प्लम्बिंग, बस मिट्टी का फर्श। क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? ऐसे में बड़ा होना, ज्यादातर लोग शायद हार मान ले, लेकिन धीरू भाई ने नहीं। आपको क्या लगता है, गरीबी आपको तोड़ती है या बना सकती है? धीरू भाई के लिए ये ईंधन की तरह काम करती है। यहाँ मैं एक बहुत जरूरी बात हाईलाइट करना चाहता हूँ। धीरू भाई का बनिया परिवार में पैदा होना उनके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उन्हें शुरू से ही बिजनेस का माहौल मिला। मैं भी बनिया हूँ। बनिया शब्द ही संस्कृत के वाणिज्य शब्द से आता है, जिसका मतलब होता है व्यापारी। हमारे कम्युनिटी में व्यापार करने की संस्कृति है। भारत में ज्यादातर बिजनेस स्टोरीज का एक पैटर्न होता है। उनके पापा ट्रेड से शुरू करते हैं, जो पेट्रियार्क है परिवार की स्थापना करने वाला, वो ट्रेड से शुरू करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं और वहां से अपना साम्राज्य बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे जमशेदजी टाटा, हालांकि वो बनिया नहीं है, पर वो अपने बिजनेस की शुरुआत अपने पापा के एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म से करते हैं। फिर एम्प्रेस मिल्स की नींव रखते हैं यहाँ नागपुर में। मेरा पॉडकास्ट भी नागपुर से ही है। या फिर बनिया उदाहरण ले तो बलदेव दास बिरला, जो बिरला परिवार के मुखिया है, जिन्होंने अफीम के व्यापार से शुरुआत की। फिर उनके बेटे श्री घनश्याम दास बिरला ने जूट ट्रेडिंग शुरू की, फिर जूट मिल्स बनाई, जिसने बिरला इंडस्ट्रियल फैमिली की नींव रखी। एक हाल का उदाहरण है नरोत्तम सेकसरिया का, जो कॉटन ट्रेडर थे और बाद में अंबुजा सीमेंट के संस्थापक बने। अंबानी, अडानी या डी मार्ट के दमानी, ज्यादातर अरबपति लिस्ट या 1000 करोड़ क्लब में इसी कम्युनिटी के लोग हैं। इस कम्युनिटी का ट्रेड, बैंकिंग और मनी लेंडिंग का इतिहास रहा है। धीरू भाई को इसी वजह से शुरू से ही बिजनेस का एक्सपोजर मिला और उनका ट्रेडर से इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का रास्ता इस मोल्ड में फिट बैठता है। एक और बड़ी बात जो मैं हाईलाइट करूंगा वो है ज्योग्राफी। धीरू भाई का जन्म काठियावाड़, गुजरात में हुआ। गुजरात प्राचीन भारत का ट्रेडिंग हब था, जहां भारत के व्यापारी कॉटन और सिल्क अरबों को बेचते थे और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को। बदले में सोना, चांदी, धूप और कॉफी, ये सब वहां से लेकर आते थे। गुजराती लोग अंग्रेजों के समय से ही ओशन ट्रेडिंग नेटवर्क में और उसके पहले से भी उस ओशन ट्रेडिंग नेटवर्क में बड़े प्लेयर थे। कपड़ा, नीम, अफीम, मसाले, ये सब का व्यापार करते थे। काठियावाड़ के लोग अपने जोश, इन्वेंटिवनेस और कमर्शियल ड्राइव के लिए जाने जाते हैं। ये एक लोकप्रिय किस्सा है काठियावाड़ी लोगों के बारे में। धीरू भाई भी काठियावाड़ से हैं। काठियावाड़ के बारे में कहते हैं, ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ नहीं है, बंजर जमीन, लेकिन लोग यहाँ के पत्थर से भी पानी निकाल लेते हैं। लोग इतने रंगीन हैं क्योंकि वो जगह रंगहीन है। वो अपने दिमाग को रंगों से भरते हैं। धीरू भाई अंबानी की पर्सनालिटी का एकदम इससे मैच होता है। अब चलते हैं 1942 में। धीरू भाई 10 साल के हैं। जहां बाकी बच्चे खेल रहे हैं, धीरू भाई माउंट गिरनार पर्वत पर तीर्थ यात्रियों को भजिया बेच रहे हैं, कुछ रुपए कमाने के लिए। इससे मुझे बर्कशायर हैथवे के संस्थापक वॉरेन बफेट की याद आती है। वो भी 6-7 साल की उम्र में अपने दादाजी की दुकान से च्युइंगम और कोका कोला लेते थे होलसेल रेट में, और फिर घर घर जाकर रिटेल रेट में बेचते थे। उसी दौरान वॉरेन बफेट के दादाजी की दुकान में उन्हीं के आगे चल के जो बिजनेस पार्टनर बने, चार्ली मंगर, वो काम कर रहे थे। ऐसा लगता है
कि इन लोगों को बचपन से पता था कि जिंदगी का इंतजार नहीं करना है, जो करना है अपने हाथ से करना है। हमको लाके कोई भी कुछ देने वाला नहीं है, जो चाहिए छीन के लेना पड़ेगा। 1946 तक वो 14 साल के हो गए। बहादुर कांजी हाई स्कूल में पढ़ रहे थे जूनागढ़ में। बनियों के लिए ये फ्री है, जो उनकी काफ़ी मदद करता है क्योंकि वे अमीर तो नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो क्लास छोड़कर ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आज़ादी की भीड़ के साथ मार्च कर रहे हैं। ये 1946 की बात है, आज़ादी के एक साल पहले। टीनेजर की बगावत, हाँ, लेकिन एक मकसद के साथ। आपको क्या लगता है, क्या वो बस बेचैन थे या कुछ बड़ा उन्हें ड्राइव कर रहा था? हम 1951 में आते हैं, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। धीरूभाई के पापा की मृत्यु हो जाती है, पैसे खत्म, और 16 साल की उम्र में वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। बनिया परंपरा को फॉलो करते हुए वो एडन, यमन चले जाते हैं, एक चहल पहल वाला ब्रिटिश ट्रेड हब। जूनागढ़ में स्कूल खत्म करने के बाद काठियावाड़ के लड़के अक्सर अरब के ट्रेडिंग पोर्ट्स या ईस्ट अफ्रीकन मार्केट टाउन्स में चले जाते थे, एक्सपीरियंस और कैपिटल बनाने के लिए। एक पर्सनल कांटेक्ट का नेटवर्क नौकरियों को कम्युनिटी में रखता था। धीरूभाई का बड़ा भाई रमणीक लाल, जिसे रमणीक भाई कहते हैं, 2 साल पहले एडन चले गए थे और एक फ्रेंच कंपनी ए बेस्सी एंड कंपनी के कार सेल्स डिवीजन में काम कर रहे थे। कल्पना करें, आप 16 साल के हैं, परिवार टूट चुका है, आप क्या करेंगे? धीरूभाई को ए बेस्सी एंड कंपनी में गैस स्टेशन अटेंडेंट की नौकरी मिलती है, महीने के 300 रुपए, उस समय के करीब $60। उन्हें नौकरी के लिए टेस्ट देना पड़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया से पढ़ना और फिर इंग्लिश में समरी लिखना। धीरूभाई ने टेस्ट पास कर लिया। कंपनी में 10,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, जिनमें करीब 3,000 गुजराती थे, क्लर्क, सेल्समैन और मिडल मैनेजर्स के तौर पर। कम्युनिटी में नौकरियां रखना उनके लिए बहुत मददगार रहा। धीरूभाई का अडन में समय एक बहुत जरूरी चैप्टर है, क्योंकि ये सब उनके टीनेज फॉर्मेटिव ईयर्स में ही हो रहा है। धीरूभाई इस समय 15-16 साल के ही है, और जो भी आप उस उम्र में करते हैं वो आप पे एक गहरी छाप छोड़ता है। तो थोड़ा हम एडन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये धीरूभाई की बिजनेस जर्नी में बहुत जरूरी है। एडन रोमन काल में मिस्र मतलब इजिप्ट और भारत के बीच ट्रेडिंग स्टेशन के तौर पर फला फूला। 1869 में जब स्वेज कैनाल बनी, जो ऊपर यूरोप और नीचे एशिया को कनेक्ट करती है अरब की खाड़ी से होते हुए, उसने स्वेज कैनाल बनने से 1869 से उसकी अहमियत और बढ़ गई एडन की। ये यूरोपियन शिपिंग के लिए एशिया और नीचे ऑस्ट्रेलिया जाने का एक अहम कोलिंग पोर्ट बन गया। कोलिंग यानी उस समय कोयले से जहाज चलती थी, तो जो बड़ी बड़ी जहाजें हैं वो वहां पे कोयला भरने के लिए रोका करती थी, तो व्यापार वहां पे बहुत फल फूल रहा है। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने एडन के सोशल सीन को समझाया कि यहाँ मिडलमैन ट्रेड फल फूल रहा था, यानी अड़तिया कारोबार। ब्रिटिश शासन की स्थिरता के बीच आर्थिक गतिविधियां जोरों पर थी। यहाँ एक सोशल स्ट्रक्चर था, ब्रोकर्स की हायरार्की, ऊपर से फॉरेन हेड्स से लेकर नीचे तक लेबर ऑफर करने वाले बच्चे, इनके ऊपर स्पेक्युलेटर थे, जैसे आज के कमोडिटी ट्रेडर्स। कमोडिटीज जैसे कि कोयला, सोना, चांदी, लोहा और खाने की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव लाते थे। धीरूभाई ने बाद में पॉलिस्टर यार्न की कीमतों पर स्पेक्युलेशन किया था। सबसे ऊपर थे मनी लेंडर्स और डीलर्स, जो इन प्राइस चेंजेस और सभी को प्रभावित करते थे और अपने सोशल लीडरशिप का फायदा उठाते थे। एक जरूरी कहानी यहां मैं शेयर करूंगा कि कैसे इस सबक ने धीरूभाई को उनके बिजनेस में मदद की। जब वो मुंबई लौटे तो उन्होंने टी.ए. पाय नाम के शख्स से दोस्ती की। उनकी फैमिली सिंडिकेट बैंक चलाती थी और रिलायंस के शुरुआती इंस्टीट्यूशनल बैकर्स थे। जब धीरूभाई ने मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखे तो करीब 15 लाख रुपए की जरूरत थी, जिसमें से ज्यादातर सिंडिकेट बैंक ने ही दिए थे। धीरूभाई ने अपनी दोस्ती का ख्याल रखा, क्योंकि टी.ए. पाय सोशल लैडर पर और ऊपर चढ़ते गए। इंदिरा गांधी ने जब भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो
टी ए पाई लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन बने। बाद में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, राज्यसभा के मेंबर बने, फिर कॉमर्स मिनिस्टर और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बने जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस बांटते थे। इमरजेंसी पीरियड में भी उन्होंने मिनिस्टर की पोजीशन संभाली। धीरूभाई ने इस दौरान टीए पाई से अपनी दोस्ती बरकरार रखी। ये सब एडेन से उन्होंने कहीं ना कहीं सीखा था कि मनी लेंडर्स और डीलर सोशल हायरार्की में सबसे जरूरी है। धीरूभाई का एडेन में काम भी बहुत अहम था। उन्हें शेल प्रोडक्ट्स डिवीजन में असाइन किया गया, जो उस समय सबसे तेजी से बढ़ने वाला डिवीजन था। धीरूभाई को शेल और बर्मा लुब्रिकेंट्स का मार्केट करने के लिए भेजा जाता था बेस्सी नेटवर्क में। तो बेस्सी अपना प्रोडक्ट्स, ये बेस्सी ये जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए धीरूभाई को उस समय अफ्रीका, जो पूरा यूरोपियन कंट्रोल में है, तो फ्रेंच सोमालीलैंड, बारबेरा, एरिट्रिया, इथियोपिया, यहाँ के ट्रेडर्स के पास मिलने भेज रही है। ये कोई लग्जरी राइड नहीं है, ये वो समय है जब आप स्टीमर से ट्रेवल कर रहे हैं और जहां स्टीमर्स नहीं पहुंचती वहां आपको जो लकड़ी की एक पारंपरिक नाव होती है जिसको ढो कहते हैं, उससे जाना पड़ता। रहन सहन भी मुश्किल होता और खाना वेजिटेरियन लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। 1954 में 22 साल की उम्र में धीरूभाई ने कोकिलाबेन से शादी की। वो उनका मजबूत सहारा बनी। धीरूभाई एक शेड फ्लैट पे मैट पर सोते थे, सहकर्मियों के साथ खाना बनाते थे ताकि हर रुपया बच सके। यहाँ मैं बॉलीवुड मूवी गुरु की एक गलती बताना चाहता हूँ। तो एक मूवी है गुरु नाम की जो थोड़ा थोड़ा धीरूभाई पे लूजली बेस्ड है। उसमें दिखा गया है कि धीरूभाई ने कोकिलाबेन के परिवार से मिलने वाले दहेज की वजह से शादी की, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि कोकिलाबेन का परिवार भी खासा अमीर नहीं था। तो ये धीरूभाई के लिए फाइनेंशियली फायदेमंद मैरिज नहीं थी, लेकिन कोकिलाबेन एक मजबूत घरेलू आधार बनी, ट्रेडिशनल वैल्यूज और धार्मिकता में डूबी हुई। तो अब धीरूभाई जीवन में अच्छा कर रहे हैं, शादी हो चुकी है, पर वो नौकरी से खुश नहीं थे। एक सहकर्मी ने बाद में उनकी याद में कहा, मैं देख सकता था कि वो बाकियों से अलग था, वो कुछ बनना चाहता था, उसे नौकरी में कभी सुकून नहीं था। वो जन्मजात बिजनेसमैन था और सच में वो जन्मजात बिजनेसमैन थे भी। हमें याद है ना कि बचपन में भजिया बेचते थे और जब एडेन में भी है तो वो बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ एक मशहूर धीरूभाई लोक कथा आती है। जब धीरूभाई एडेन में थे तब यमन की जो ट्रेजरी है उन्होंने कुछ अजीब देखा। उनकी जो करेंसी थी सिल्वर रियाल, उसके सिक्के गायब हो रहे थे। रियाल उनकी करेंसी है और उसके सिक्के गायब हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि एडेन में एक युवा इंडियन क्लर्क धीरूभाई अंबानी, जो मुश्किल से 20 साल के थे, उन्होंने एडेन के सूक में ऑर्डर दिया है। सूक यानी कि बाजार, मार्केट प्लेस, कि जितने ज्यादा रियाल मिल सके उतने ले आओ। असल में उन्होंने देखे कि रियाल की जो सिल्वर वैल्यू थी वो उसकी एक्सचेंज वैल्यू से ज्यादा थी ब्रिटिश पाउंड और दूसरी करेंसीज के खिलाफ। तो उन्होंने रियाल खरीदे, उन्हें पिघलाया और सिल्वर के इनगोट्स यानी कि बॉक्स यानी कि ब्लॉक्स बना के लंदन के बुलियन डीलर्स को बेच दिए। आसान भाषा में समझे तो अगर रियाल की कीमत 10 रुपए है लेकिन उसमें जो सिल्वर है वो पिघलाने पर 11 रुपए का है, तो इसमें आप मुनाफा कमा सकते हैं। धीरूभाई ने बाद में कहा, मार्जिन छोटा था लेकिन ये आसान पैसा था। 3 महीने बाद ये बंद हो गया लेकिन मैंने कुछ लाख रुपए बनाए। मैं मौके छोड़ने में विश्वास नहीं करता। एक और बिजनेस वो करते हैं यहाँ। ऑफिस के बाद 4:30 बजे जब ऑफिस खत्म हो रहा है तो वो बाजार में जाते थे। वहां अलग अलग ग्रुप्स जैसे कि भारतीय, यहूदी, इनके बीच ट्रेडिंग देखते और सीखते थे। फिर सीखने के बाद वो खुद चावल और चीनी जैसी कमोडिटीज की ट्रेडिंग शुरू करते हैं। हालांकि वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके नियम इसके खिलाफ थे। तो कंपनी के नियमों से बचने के लिए वो अपने भाई को कहते हैं कि मैं तो मार्केट स्टडी कर रहा हूं, ताकि उनके भाई और एम्प्लॉयर से डिसअप्रूवल ना मिले। शुरू में उन्हें बढ़िया प्रॉफिट होता है, बिजनेस नॉलेज भी बढ़ती है, लेकिन ये बहुत रिस्की था। एक बड़ा नुकसान तब हुआ जब समुद्र के पानी ने चीनी की शिपमेंट को खराब कर दिया, जिससे बहुत उनका नुकसान हुआ। इंश्योरेंस क्लेम का इंतजार करते हुए उन्होंने सहकर्मियों से लोन लिया। यहाँ धीरूभाई के चरित्र और उनकी लोगों के प्रति लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की एक शानदार कहानी आती है। एक रिश्तेदार थे उनके,
जो रिश्तेदार और सहकर्मी जमुना दास दिपाला, उन्होंने उन्हें 5,000 शिलिंग्स उधार दिए। दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई। जमुना दास उनके लिए बड़े भाई और नैतिक कंपास की तरह थे। लेकिन जब धीरू भाई की मार्केट स्टडीज एक्सपोज हुई, यानी उनका कमोडिटीज में ट्रेड जो कंपनी रूल्स के हिसाब से इलीगल था, तो दोनों सस्पेंड हो गए। जमुना दास ने सारा ब्लेम खुद ले लिया, धीरू भाई को बचा लिया और कंपनी छोड़ दी। फिर वो धीरू भाई के मास्टरमाइंडेड राइस और शुगर डील्स में इन्वेस्ट करते रहे। मतलब दोनों अभी भी साथ में बिजनेस कर रहे हैं, पर दिमाग धीरू भाई का लग रहा है। पर इसमें बहुत भारी नुकसान होता है। इतना नुकसान होता है कि जमुना दास का ज्यादातर कैपिटल खत्म हो जाता है और वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। 1961 के आसपास भी धीरू भाई इस प्रकार से बर्ताव करते हैं जैसे वो आज भी जमुना दास के कर्ज में है। जब जमुना दास भारत आए तो धीरू भाई ने उन्हें टेक्सटाइल्स बेचने के लिए दुकान लगा दी, उनको सैलरी भी दी। लेकिन जमुना दास कुछ समय बाद आना बंद कर देते हैं। फिर भी धीरू भाई ने उनकी सैलरी 1987 में उनकी मृत्यु तक पूरी की। वाह, वो सच में उन लोगों की फिक्र करते थे जिन्होंने उनकी मदद की। एडन में रहते हुए वो शेल पंप्स और बीपी की ऑयल रिफाइनरी बनाते देख रहे थे, बीज जो बाद में काम आते हैं। 50 साल बाद वो भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी चला रहे हैं। कितना कमाल है ना कि ये सारे डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं। मुझे स्टीव जॉब्स की कनेक्टिंग द डॉट्स वाला किस्सा याद आता है। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के संस्थापक है, उन्होंने अपनी कॉलेज ऑफिशियली ड्रॉप आउट कर दिया। फिर अनऑफिशियली सिर्फ उन क्लासेस में बैठे जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगती थी। उनमें से एक क्लास थी कैलीग्राफी की, और स्टीव जॉब्स को ये नहीं पता था कि आगे चल के इसका क्या यूज होगा। लगभग एक दशक बाद उस कैलीग्राफी क्लास की वजह से पहले मैकिंटॉश कंप्यूटर में खूबसूरत टाइपोग्राफी देखने को मिली। कहने का अर्थ ये है कि 10 साल पहले स्टीव जॉब्स कैलीग्राफी की क्लास में बैठे थे, उन्हें नहीं पता है कि लाइफ में इसका क्या यूज होने वाला है। पर आगे 10 साल बाद जब पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर आया, जो बहुत ज्यादा बिकने वाले कंप्यूटर में से एक बना, तो उसमें जो वो खूबसूरत पैटर्न, वो खूबसूरत भाषा जो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं, वो उस कैलीग्राफी क्लास से आई। 2005 में अपने स्टैनफोर्ड एड्रेस में स्टीव जॉब्स ने कहा, अगर मैंने ड्रॉप आउट न किया होता तो कैलीग्राफी क्लास में ड्रॉप इन न करता और पर्सनल कंप्यूटर्स में वो शानदार टाइपोग्राफी शायद न होती। कॉलेज में आगे देखते हुए डॉट्स कनेक्ट करना नामुमकिन था, लेकिन 10 साल बाद पीछे देखते हुए सब बहुत साफ था। मैसेज ये है कि आज हम क्या कर रहे हैं इसकी वैल्यू शायद हमें नहीं मालूम हो, पर आगे चल के वो क्लियर होता है कि अच्छा, आज जो ये काम किया था वो आज कि 10 साल पहले ये जो काम किया था वो आज काम आ रहा है। धीरू भाई ने 1958 में एडेन छोड़ दिया। 7 साल की सर्विस और रेसिडेंसी के अधिकार को पाने के बाद उसको फॉल बैक के तौर पर रखा और भारत में बिजनेस में अपना हाथ आजमाने के लिए एडेन छोड़ दिए। उनका पहला बच्चा मुकेश अंबानी उस समय 1957 में जन्म ले चुके थे और दूसरी संतान दीप्ति उस समय उनकी उम्मीद कर रहे थे। 1957 तक धीरू भाई ने 29,000 शिलिंग्स, लगभग 15,000 रुपए बचा लिए थे। धीरू भाई राजकोट जाना चाहते थे और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की डीलरशिप में हाथ आजमाना चाहते थे, लेकिन उनके बचपन के दोस्त कृष्णकांत वखारिया जो राजकोट में वकालत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उसी बिजनेस में उनका एक दोस्त है जो अच्छा नहीं कर रहा है, तो उन्होंने धीरू भाई को बॉम्बे जाने की सलाह दी। एक और जरूरी बात है, धीरू भाई के बिजनेस पार्टनर बॉम्बे जाने से पहले धीरू भाई अपने गांव चोरवड़ गए रिश्तेदारों से आइडियाज और मदद मांगने। उन्हें अपने सेकंड कजिन चंपकलाल दमानी और उनके परिवार से मदद मिली। चंपकलाल ने एडेन में अपने परिवार की कंपनियों के लिए काम किया था उसी समय जब धीरू भाई वहां थे। एक बिजनेस था माधव दास मानिक चंद, जो भारत से टेक्सटाइल और यार्न इंपोर्ट करता था, इथियोपिया में ट्रांजिट बिजनेस चलाता था और ब्रिजस्टोन टायर्स की एजेंसी भी रखता था। दूसरा था अंदरजी मानिक चंद एंड कंपनी, जो भारत और जापान से टेक्सटाइल्स इंपोर्ट करती थी। जरूरत पड़ने पर धीरू भाई ने अपने ऑफ आवर्स ट्रेडिंग में
मतलब उनकी मार्केट स्टडीज, वो 4:30 के बाद जो काम करते थे एडेन में, उसमें ट्रेडिंग के दौरान इनकी कंपनियों के नाम यूज किए थे। लेकिन चंपकलाल के पिता ने 1957 में रिटायरमेंट पर एडेन और इथियोपिया में दुकान बंद कर दी और अपने बेटे और धीरू भाई के लिए बॉम्बे में ट्रेडिंग बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए लगाने का फैसला किया। तो यह है रिलायंस के शुरुआत की कहानी। मस्जिद बंदर नरसीनाथन स्ट्रीट पर 350 स्क्वायर फीट के ऑफिस से रिलायंस की नींव पड़ी। एक टेबल, 3 कुर्सियां, एक फोन और 2 असिस्टेंट। अगर दोनों पार्टनर और उनके शुरुआती 2 कर्मचारी मौजूद होते तो किसी को खड़ा रहना पड़ता। पहले बिजनेस ने एडन के मार्केट प्लेस में वो लोग अपने कॉन्टैक्ट्स को मसाले बेचते, पान और कड़ी के इंग्रेडिएंट, और कुछ कॉटन, नायलॉन और विस्कोस टेक्सटाइल इथियोपिया, सोमालिया और केनिया बेचते। लेकिन जल्द ही, क्योंकि वो लोग बॉम्बे में रह रहे थे, बॉम्बे के लोकल कॉन्टैक्ट जो ज्यादातर गुजरात के रिश्तेदार थे, उन्होंने उन्हें सिंथेटिक यार्न की बढ़ती, तेज और फायदेमंद ट्रेडिंग के बिजनेस के बारे में बताया। और यह बिजनेस लगभग पूरी तरह गुजरातियों के कंट्रोल में था। कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल की दुनिया के पुराने सितारे थे, लेकिन अब उनकी जगह सस्ते और टिकाऊ सिंथेटिक नायलॉन, विस्कोस और पॉलिएस्टर ले रहे थे। वो मजबूत थे, जल्दी सूखते थे और कॉटन और सिल्क की टेक्सचर की नकल भी कर लेते थे। लेकिन शुरू से ही प्रॉब्लम थी, खरीदार ढूंढना नहीं बल्कि सप्लाई हासिल करना। यह अभी भी लाइसेंस राज का भारत था ना। वो समय था जब भारत एक सोशलिस्ट देश था और सब कुछ सरकार और ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में था, मतलब बाबूडम और सरकार के कंट्रोल में। इन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन भारत में बहुत कम था। सिर्फ एक विस्कोस फैक्ट्री थी जो बिरला परिवार की थी, और एक सरकारी नायलॉन प्लांट था, और पॉलिएस्टर का तो प्लांट भी नहीं था। अगर बाहर के देश से इंपोर्ट करना है तो उस पे भी भारी इंपोर्ट कंट्रोल्स थे। इन मटेरियल्स को हासिल करने के सिर्फ 2 रास्ते थे। एक, आपको अवैध और ग्रे एरियाज में ले जाता जहां स्मगलर्स थे। दूसरा था आरईपीज, रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस। ध्यान देना, ये बहुत जरूरी हिस्सा है उनके जीवन का। रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस, ये दूसरा तरीका था। अब ये लाइसेंस भी हर किसी को नहीं मिलते थे। ये सिर्फ रजिस्टर्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को दिए जाते थे, लोगों या कंपनियों को जो टेक्सटाइल बनाते और बाहर बेचते थे। डील ये थी कि अगर आप एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते थे तो सरकार आपको उस पैसे का एक परसेंटेज इंपोर्ट करने की इजाजत देती थी। इन खास इंपोर्ट परमिशन को रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस कहते थे। इन्हें कूपन्स की तरह समझे। आपने बाहर सामान बेचकर इतना पैसा कमाया तो अब आप इतना सामान बाहर से खरीद सकते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए। मतलब उदाहरण के तौर पे, अगर आपने 100 रुपए का माल बाहर देश में बेचा तो आप 25 से 30 रुपए का जो रॉ मटेरियल है सिंथेटिक वाला, वो वापस ला सकते हैं। ये उस समय के कुछ कानून थे जिनका कोई सेंस तो नहीं बनता, बट वो कानून थे उस समय के। यहां धीरू भाई की चालाकी सामने आती है। उन्होंने मौके को देखा। हालांकि नियम कहते थे कि इन लाइसेंसेस को ट्रेड या बेचा नहीं जा सकता और सिर्फ लाइसेंस होल्डर ही इसका इस्तेमाल इंपोर्ट के लिए कर सकते हैं। धीरू भाई ने समझा कि ये लाइसेंस बहुत कीमती है। क्यों? क्योंकि हर किसी को जिसके पास लाइसेंस था उतने मटेरियल की जरूरत नहीं थी जितने वो इंपोर्ट कर सकते थे, और कुछ लोगों को जिनके पास लाइसेंस नहीं थे उन मटेरियल्स की सख्त जरूरत थी अपने बिजनेस को चलाने के लिए। धीरू भाई के लिए ये लाइसेंस कैश की तरह थे। वो इन्हें ट्रेड कर सकते थे या डील्स बनाने के लिए यूज कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किए? धीरू भाई ने सबसे ज्यादा पैसे देने शुरू किए इन लाइसेंस को हासिल करने के लिए उन एक्सपोर्टर से जो इनके मालिक थे। वो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, ज्यादा मार्जिन ऑफर करते ताकि वो धीरू भाई के साथ काम करे, भले ही इसके लिए नियम थोड़े तोड़ने मरोड़ने पड़े। क्योंकि वो ज्यादा पैसे पे कर रहे थे तो बहुत जल्द वो इस लाइसेंस मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर बने। उन्होंने इतने सारे लाइसेंस जमा कर लिए कि उनके पास ये कंट्रोल आ गया कि कौन यार्न का रॉ मटेरियल ले सकता है। असल में यार्न की ट्रेडिंग, यानी कि वो धागे जिनसे कपड़े बनेंगे, ये सिंथेटिक कपड़े, इसकी ट्रेडिंग से उन्हें उतना पैसा तो, इतनी प्रॉफिट मार्जिन नहीं थी उसमें, तो उतना पैसा उससे नहीं कमा रहे। लेकिन
असली इनाम था लाइसेंसेस पर उनका कंट्रोल, क्योंकि वो इतने सारे लाइसेंस कंट्रोल करते थे, वो प्रैक्टिकली तय कर सकते थे कि भारत में कितना यार्न आएगा और किसे मिलेगा। ये ऐसा था जैसे उनके पास एक बड़ा स्विच था, वो सप्लाई को ऑन कर सकते थे मार्केट में बहने देकर, या ऑफ कर सकते थे उसे रोककर। इसी लाइसेंस के गेम की वजह से जो धीरू भाई ने खेले, उन्हें बिजनेस में बड़ी सफलता का पहला स्वाद मिला। फास्ट फॉरवर्ड हम 1965 में अगर अब जाए, तो इस लाइसेंस के गेम की वजह से अब रिलायंस यार्न ट्रेडिंग के बिजनेस में करीब 50 लाख रुपए का टर्नओवर कर रही है, जिसमें 8 से 10% यानी लगभग 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा पैसा था, और धीरू भाई वो 90% प्रॉफिट को वापस बिजनेस में डाल रहे थे। यहीं से उनके जो को फाउंडर चंपकलाल दमानी है, उनके पार्टनर, उनके साथ टकराव शुरू हुआ और 1965 में उनकी पार्टनरशिप खत्म हुई। ऐसा माना जाता था कि उनकी सोच मैच नहीं खाती थी। यहाँ चंपकलाल दमानी वो एक सावधान ट्रेडर थे जो यान की इन्वेंट्री बनाने में भरोसा नहीं करते थे। वहीं धीरू भाई एक रिस्क टेकर थे जो कीमतें बढ़ने की उम्मीद में यान बहुत सारा जमा करके रखते, और जब कीमतें बढ़ जाती तो भारी प्रॉफिट में उसे बेचते। दमानी बाद में दूसरी फर्म में ट्रेडिंग करने लगे और धीरू भाई और उनके भाइयों ने उनका हिस्सेदारी लगभग 6 लाख रुपए में खरीद ली। यहाँ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आपके जो बिजनेस पार्टनर होते हैं, आपका को फाउंडर, वो आपकी स्टार्टअप जर्नी में कितना ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करते हैं। ये किस्सा जो मैं पॉल ग्राहम के ऐसे से शेयर कर रहा हूँ। पॉल ग्राहम वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर है। वाई कॉम्बिनेटर नए स्टार्टअप्स को फंडिंग, ऑफिस स्पेस और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड करता है। वो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध स्टार्टअप इंक्यूबेटर है। एयरबीएनबी, कॉइनबेस जैसी बहुत बड़ी कंपनियां वाई कॉम्बिनेटर से शुरू हुई है। तो पॉल ग्राहम अपने ऐसे में पार्टनर डिवोर्स के बारे में कहते हैं। पार्टनर डिवोर्स स्टार्टअप के फेल होने की बड़ी वजह है। उन्होंने अपने ऐसे व्हाट स्टार्टअप्स आर रियली लाइक में वो लिखते हैं कि आपको को फाउंडर चुनते वक्त सावधान रहना चाहिए और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। लोग चाहते थे कि वो को फाउंडर्स चुनते वक्त कैरेक्टर और कमिटमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते, न कि एबिलिटी पर। आप किसी के असली रंग तब तक नहीं देखते जब तक आप उनके साथ स्टार्टअप पर काम न करें। स्टार्टअप में कैरेक्टर इसीलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि ये किसी भी दूसरी सिचुएशन से ज़्यादा टेस्ट होता है। एक फाउंडर ने साफ कहा कि फाउंडर्स के बीच का रिलेशनशिप एबिलिटी से ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप कितने टैलेंटेड है उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपके बीच की रिलेशनशिप कैसी है। मैं किसी दोस्त के साथ स्टार्टअप शुरू करना पसंद करूंगा बजाय किसी अजनबी के साथ जो बहुत ज़्यादा आउटपुट देता हो। स्टार्टअप इतने मुश्किल और इमोशनल होते हैं कि दोस्ती से आने वाले बॉन्ड और इमोशनल सोशल सपोर्ट उस खोए हुए आउटपुट से ज़्यादा वेट रखते हैं, ये एक को फाउंडर ने कहा। पॉल ग्राहम कहते हैं कि हमने ये सबक बहुत पहले सीख लिया। अगर आप वाई कॉम्बिनेटर का एप्लीकेशन देखें, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेटर, तो उसके फॉर्म में फाउंडर्स की कमिटमेंट और रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सवाल है, उनके टैलेंट से भी ज़्यादा। सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के फाउंडर्स को फाउंडर्स चुनने की बात कम करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप को मेंटेन रखने और मेहनत की बात ज़्यादा करते हैं। ब्रायन चेस्की, एयरबीएनबी के को फाउंडर, ने एक बार कहा, रिलेशनशिप को मेंटेन करना और प्रिजर्व करना हमेशा आर्ग्यूमेंट जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ जो मुझे हैरान करती है वो ये कि स्टार्टअप फाउंडर्स की रिलेशनशिप दोस्ती से शादी में बदल जाती है। मेरे को फाउंडर के साथ मेरा रिलेशनशिप सिर्फ दोस्ती से शुरू हुआ, फिर हम हर वक्त साथ रहने लगे, फाइनेंस की चिंता करने लगे और स्टार्टअप हमारा बच्चा था एक प्रकार से। हाँ, सच में अपने को फाउंडर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना बहुत मदद करता है। मेरे दिमाग में सबसे सक्सेसफुल बिजनेस रिलेशनशिप में से एक उदाहरण वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर का है। इन लोगों ने मिलके बर्कशायर हैथवे को लगभग $1 खरब का बिजनेस बनाया है।
एक और मॉडर्न उदाहरण है एयरबीएनबी के ब्रायन चेस्की, नेथन और जो का। इन तीनों ने मिलकर एक दशक में $100 अरब की कंपनी बना दी। अब धीरू भाई की कहानी पर वापस आते हैं। ये 1966 के आसपास का वक्त है। उनके को फाउंडर उन्हें छोड़ चुके हैं और अब वो अकेले चल रहे हैं। उन्हें टेक्सटाइल बिजनेस में अच्छा मौका दिखता है, तो धीरू भाई दिल्ली के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी अमित मेहरा के साथ, जो अशोक विहार में रहते थे, उनके साथ मिलकर धीरू भाई नरोडा में पहली टेक्सटाइल मिल शुरू करते हैं। तो धीरू भाई ने 1966 में करीब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और गुजरात के नरोडा में एक सिंथेटिक टेक्सटाइल मिल बनाई। वो सीधे मिडिलमैन को बाईपास करके यार्न सोर्स करते थे। फिर उन्होंने कॉस्ट बचाने के लिए दूसरे क्रिएटिव तरीके अपनाए, जैसे कि सेकेंड हैंड जर्मन लूम्स को इंपोर्ट करना। भारत के सख्त लाइसेंस राज को नेविगेट करते हुए उन्होंने अपना फ्लैगशिप फैब्रिक ब्रांड विमल लॉन्च किया, जो उस समय के हिसाब से इतनी बेहतरीन फैक्ट्री थी कि अमेरिका और लंदन में भी उस प्रकार की फैक्ट्रियां नहीं पाई जाती थी, और समय के साथ अफोर्डेबल लग्जरी का पर्याय बन गया विमल ब्रांड। कैसे? उसकी मार्केटिंग जीनियस की वजह से। धीरू भाई ने बॉलीवुड स्टार्स को एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर किया और ओनली विमल जैसे टैगलाइंस बनाए। 1966 में उन्होंने मुंबई के रीगल सिनेमा में भारत का पहला टेक्सटाइल फैशन शो ऑर्गेनाइज किया, जिसमें मॉडल्स ने विमल साड़ियां पहनी ताकि रिटेलर्स को लुभाया जा सके। उन्होंने अपना खुद का रिटेल चैनल बनाया, ट्रेडिशनल होलसेलर्स पर भरोसा नहीं किया। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। फैक्ट्री शुरू करने के पहले 2 साल 1966 और 67 बहुत मुश्किल थे। प्रोडक्ट को अभी मार्केट में जगह बनानी थी और वर्कर्स सुबह से देर रात तक काम कर रहे थे। लेकिन धीरू भाई बहुत हौसला बढ़ाने वाले थे और वहां एक फैमिली जैसा माहौल रखते थे। वर्कर्स उनके हैंड्स ऑन लीडरशिप को याद करते हैं। धीरू भाई अक्सर कहा करते थे, अगर आप रिलायंस के लिए पसीना बहाओगे तो रिलायंस आपके लिए पसीना बहाएगा। धीरू भाई के एक एम्प्लॉई सुशील कोठारी ने एक कहानी शेयर की। उन्होंने कहा कि 1967 में एक वक्त ऐसा लगा कि मिल बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि रिलायंस जो कपड़े बना रहा था वो बिक नहीं रहे थे। धीरू भाई ने कोठारी से कहा कि अगर फैक्ट्री बंद करनी पड़े तो धीरे धीरे करना, और यह सुनिश्चित करना कि उनके बड़े भाई रमनीक भाई पर कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए, क्योंकि रमनीक भाई फैक्ट्री के मैनेजर थे। लेकिन एडन के जो एम्प्लॉइज थे, जो यहाँ धीरू भाई के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने हार नहीं मानी। नरोडा में फैक्ट्री में सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक फुल शिफ्ट करने के बाद रमनीक भाई और उनके मैनेजर्स दोपहर और शाम को अहमदाबाद के आसपास के मार्केट्स में घूमते थे। दुकानदारों को रिलायंस के फैब्रिक स्टॉक करने के लिए मनाने की कोशिश करते। धीरू भाई सबको बहुत मेहनत करवाया करते। अक्सर सुबह 6 बजे बॉम्बे से अपने मैनेजर्स को फोन करते थे। धीरू भाई अब भी बॉम्बे में रहते हैं, क्योंकि फैक्ट्री तो स्टार्ट कर दी है नरोडा में, गुजरात में, पर अभी भी उनका मेन बिजनेस तो यार्न ट्रेडिंग वाला ही है। और धीरू भाई अक्सर 6 बजे बॉम्बे से अपने मैनेजर्स को फोन करते, इससे पहले कि वो काम पर निकले। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी पहल पर प्रॉब्लम सॉल्व करे। धीरू भाई खुद उदाहरण सेट करते थे। सुरेश कोठारी ने एक घटना याद की, जब नरोडा में इंपोर्टेड मशीनों के लिए स्पेयर पार्ट्स की सख्त जरूरत थी। धीरू भाई ने पार्ट्स जर्मनी से फ्लाइट से मंगवाए। फिर पता चला कि अहमदाबाद तक ढोने के लिए कोई ट्रक उपलब्ध नहीं था। उन्होंने 2 ट्रक खरीदे, एक पार्ट्स ढोने के लिए और एक बैकअप के लिए, और कंसाइनमेंट भेज दिया। फिर उन ट्रकों को अहमदाबाद में भेज दिया। ये मुझे इलॉन मस्क की उस हैंड्स ऑन अप्रोच की याद दिलाता है जो उन्होंने टेस्ला फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपनाई थी। इलॉन सचमुच फैक्ट्री फ्लोर पर सोए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनकी अपने एम्प्लॉइज के प्रति कमिटमेंट दिखेगी और उनका मोरल बढ़ेगा। ये सारे बिजनेसमैन और एम्पायर बिल्डर्स की कहानियां, ये सारी पर्सनैलिटीज एक जैसी है। धीरू भाई और रमनीक भाई ने जो किया उसका रिजल्ट था कि रिलायंस में सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ती रही। 1967 में जो प्रोडक्शन का पहला पूरा साल था, कंपनी ने 90 लाख रुपए की सेल रिकॉर्ड की, जिसमें 13 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था। धीरू भाई और उनकी फैमिली शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड लेने से मना कर दिया और अर्निंग्स को वापस ज्यादा मशीनों में डालते रहे। एक दशक 10 साल मैन्युफैक्चरिंग के बाद 1977 में, उसी साल जब रिलायंस ने आईपीओ फाइल किया, तब रिलायंस का टर्नओवर 68
करोड़ रुपए और प्रॉफिट 10.5 करोड़ रुपए था। ये 1977 के स्टैंडर्ड्स में भी बहुत जबरदस्त फिगर है। तो अब हम 1977 में आ गए हैं और यहीं से धीरू भाई को उनका बड़ा ब्रेक मिलता है। तो हो क्या रहा है कि धीरू भाई का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और धीरू भाई उसे और भी तेजी से ग्रो करना चाहते हैं। बैंक्स उतना पैसा लगाने को तैयार नहीं है जितना धीरू भाई चाहते हैं। तो ये एक बड़ी वजह बनती है कि वो रिलायंस को पब्लिक ले जाते हैं। 58,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स, ज्यादातर छोटे शहरों के लोग इसमें कूद पड़े। उन्होंने 28 लाख शेयर 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इशू किए, जिससे करीब 2,70,00,000 से लेके 2,80,00,000 रुपए जमा हुए। डिमांड इतनी जबरदस्त थी कि ये 7 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। आज के हिसाब से ये बहुत ना लगे, क्योंकि आजकल आईपीओ में 200-300 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलता है, लेकिन उस समय ये इक्विटी कल्ट का कोई वजूद नहीं था। धीरू भाई ने ही इक्विटी कल्ट को जन्म दिया और उनका आईपीओ 7 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। उन्होंने अपने शेयर होल्डिंग को लिस्टिंग रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए चौड़ा किया। रिलायंस जनवरी 1978 में बॉम्बे और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। उन्होंने जो पैसा जमा किया वो 2025 के स्टैंडर्ड से करीब 80 करोड़ रुपए थे। 1978 में एक साल में ही उनका स्टॉक 50 रुपए तक पहुंच गया और रिलायंस ने 70 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया। उनका मंत्र क्या था? धीरू भाई ने शेयर को एक आम कंज्यूमर गुड जैसे कि पार्ले जी या मारी का जो नारियल तेल आता है उस तरह मार्केट किया। तो वो ना सिर्फ एक जीनियस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बल्कि एक कैलकुलेटिंग फाइनेंशियर भी थे, जो सबसे स्मार्ट तरीकों से कैपिटल जमा कर रहे थे। क्योंकि आपको समझना होगा कि हमारे देश में कैपिटल टाइट और बहुत महंगा है आज भी, तो उस समय तो और भी महंगा था। तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को फंड करने के लिए उन्हें स्मार्ट तो बनना ही पड़ता। अंबानी ने स्टॉक मार्केटिंग को एक एफएमसीजी कैंपेन की तरह ट्रीट किया, जैसे कि पार्ले जी का कैंपेन आता है या फेयर एंड लवली का कैंपेन आता है। तो रिलायंस और उसकी टीम साधारण लैंग्वेजेस में रोड शो ऑर्गेनाइज करते थे। उनकी टीम ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों में जाती, लोकल लैंग्वेजेस गुजराती, मराठी, तमिल में इन्वेस्टर मीटिंग्स करती। उन्होंने रिलायंस को पेट्रियोटिक मिशन को हाईलाइट किया, भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, ठीक टाटा ग्रुप की तरह, जो खुद को पेट्रियोटिक इंडिया फर्स्ट कंपनी के तौर पर पोजीशन करता था। मिशन था भारत को डेवलप करना और प्रॉफिट सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट रखना। लेकिन एक बड़ा अंतर था ओवरऑल कहानी का। धीरू भाई ने रिलायंस को आम जनता की कंपनी के तौर पर फ्रेम किया, जबकि टाटा और बिरला वो एलिटिस्ट राइवल्स थे। टाटा और बिरला उस समय भारत की बिजनेस रॉयल्टी थे। आम जनता उनसे इतना मेल खाता हुआ अपने आप को महसूस नहीं करती थी। फिर कुछ दूसरे साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स भी थे जो धीरू भाई ने यूज किए, जैसे स्लोगन रिलायंस का एक टुकड़ा अपने पास रखे, भारत के भविष्य का एक टुकड़ा अपने पास रखे। उसने नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों को अपने शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया। डिविडेंड कल्चर की वजह से भी जो उन्होंने बनाया, रिलायंस ने लगातार डिविडेंड्स दिए, यहां तक कि मुश्किल वक्त में भी, जिससे ट्रस्ट बना। छोटे इन्वेस्टर्स इससे मंथली इनकम सोर्स की तरह देखते थे। डिविडेंड्स आमतौर पर फेस वैल्यू के परसेंटेज में डिक्लेयर होते थे। मिसाल के लिए 1980s में डिविडेंड्स शुरू में 12 से 15% के आसपास थे। मिड 1980s तक ये बढ़कर करीब 22% हो गए। धीरू भाई जहां माहिर थे वो था इन शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन में। हमें याद रखना होगा कि ये आज का समय नहीं है जहां हम एप्स डाउनलोड करके बटन दबा के शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ये वो जमाना था जब शेयर एक एक्चुअल पेपर हुआ करता था, जिसकी डिलीवरी आपके घर पे हुआ करती थी। तो धीरू भाई इस डिस्ट्रीब्यूशन को भी हैक कर रहे हैं। कैसे? वो ब्रोकर्स के साथ में मिलके पोस्ट ऑफिस, बैंक और यहां तक कि कुछ कुछ किराना दुकानों के जरिए अपने शेयर्स बेचते हैं। जितना मैं धीरू भाई अंबानी के बारे में सोचता हूं, उतना मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये व्यक्ति सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, वो एक जीनियस फाइनेंसियर थे।
वो अक्सर कहते थे हमारे लिए कस्टमर किंग है लेकिन शेयर होल्डर गॉड है। और मुझे पूरी तरह समझ आ रहा है कि वो क्यों शेयर होल्डर को गॉड कह रहे हैं। उन्होंने पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन सबसे जरूरी रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ मजबूत रिलेशनशिप बनाए रखी, जिससे उस कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो लाइसेंस राज था उसको उसे नेविगेट करने में मदद मिलती। उन्होंने रिलायंस को एक पॉलिटिकल पावर हाउस बना दिया था उस समय। बहुत जबरदस्त बात है ना। मिड 80s तक रिलायंस के पास 30 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स की विशाल सेना थी। हम यहाँ बड़े बड़े टाइकून्स की बात नहीं कर रहे, ज्यादातर आम लोग थे, मिडिल क्लास फैमिलीज, गवर्नमेंट वर्कर्स, यहाँ तक कि किसान। ये एकदम ग्रास रूट स्क्वाड था। जब भी सरकार उन पे कोई कार्रवाई करने की कोशिश करती और किसी सब प्रकार के सरकारी टेकडाउन का सामना करना पड़ता तो वे लोग अपनी ताकत दिखाते। उदाहरण के तौर पे 1986 में एक फेयरफैक्स स्कैंडल हुआ, या 1985 में एक और इक्विटी डाइल्यूशन पे लगाम लगाने की कोशिश होती। तो उस समय रिलायंस और धीरूभाई अंबानी के 30 लाख शेयर होल्डर्स खुद को इस प्रकार से पोजीशन करते जैसे कि रिलायंस पे कार्रवाई एक कंपनी पे कार्रवाई नहीं, आम शेयर होल्डर और आम जनता पे कार्रवाई हो रही है। उनकी मनी स्ट्रैटेजी सिर्फ फाइनेंशियल इनोवेशन नहीं थी, वो एक जबरदस्त सोशियो पॉलिटिकल इंजीनियर थे। शेयर होल्डर्स को एक लॉयल कम्युनिटी में बदलकर उन्होंने रिलायंस को रेगुलेटरी अटैक से बचाए रखा और एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कैपिटलिस्टिक एम्पायर बना दिया। जैसा उन्होंने कहा था, आपको बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए लेकिन दूसरों को भी कमाने देना चाहिए। ये सब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ब्रेक थ्रूज के बारे में भी इतना नहीं था। उनकी जो बिजनेस स्किल थी वो किलर एग्जीक्यूशन और पॉलिटिकल सैवीनेस के बारे में ज्यादा है। उनका सीक्रेट सॉस एनवायरनमेंट को मैनेज करना, जिसका मतलब था पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को खुश रखना। वो मिनिस्टर से लेकर चपरासी तक किसी के सामने भी झुकने को तैयार रहते अगर इसका मतलब अप्रूवल्स मिलना होता। बिजनेस के लिए प्राइड का कोई मसला ही नहीं था। फिर उन्हें लाइसेंस राज को नेविगेट भी तो करना था। उन्होंने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल परमिट्स हासिल करने के लिए किया। बात जो वो कहते थे जो मशहूर है, बिजनेस करने के लिए लाइसेंस चाहिए तो उनके साथ दोस्ती करो जो लाइसेंस देते हैं। मुझे इन सब से आज के टिम कुक की मॉडर्न मास्टरी याद आती है। एप्पल के सीईओ टिम कुक जो पॉलिटिकल रेगुलेशंस को हैंडल कर रहे हैं। टिम कुक ने अगस्त 2011 में $350 बिलियन की कंपनी एप्पल की सीईओ पद को संभाला, जो आज लगभग $4 खरब की कंपनी बन गई है। 10 गुने से भी ज्यादा बड़ी, यानी कि 958% मार्केट कैप में बढ़ोतरी लगभग उनके सीईओ रहते हुए। पर टिम कुक ने 18 मार्च 1998 में एप्पल को ज्वाइन किया था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस के तौर पर। स्टीव जॉब्स उन्हें कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी से एप्पल में लेकर आए थे। उस समय एप्पल सिर्फ $5.5 बिलियन की कंपनी थी लगभग। वहां से अब तक 68,000% मार्केट कैप में बढ़ोतरी हुई है। कैसे? कॉम्पैक्ट में टिम ने काम करते टाइम ये देखा कि कैसे कॉम्पैक्ट फॉक्सकॉन को अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करती थी। एप्पल ज्वाइन करने के बाद टिम ने फॉक्सकॉन को ऑन बोर्ड किया और अपने ओरिजिनल आईफोन असेंबल करने के लिए लॉस पर भी राजी कर लिया आगे चल के 2007-8 में, बाद में बड़ी डील्स देने का वादा करके। टिम कुक और फॉक्सकॉन के करिश्माई सीईओ टेरी ने चीन को आईफोन सिटी बनाने के लिए मनाया, एक स्पेशल जोन जो फॉरेन जोन की तरह ट्रीट होता है। खास इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नियम भी लागू होते हैं और सिर्फ एप्पल की टॉप नॉच फैक्ट्रीज के लिए एक नया शहर बना दिया गया। फिर अब 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टर्म के दौरान $500 बिलियन का प्लेज किया है। एप्पल ने नए फैसिलिटीज, जॉब्स और एआई सर्वर फैक्ट्रीज का वादा किया है, जैसे कि अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में 4 साल में ये लोग बड़ी फैक्ट्री बनाने का दावा कर रहे हैं। ये ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को दर्शाता है, लेकिन गहराई में अगर जाए तो ये सब ज्यादातर दिखावा है, एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव। ट्रंप को उनकी हेडलाइन भी मिल गई और एप्पल असली प्रेशर से बच गया, कुछ खास बदला नहीं। बिल्कुल पॉलिटिक्स को इस प्रकार से मैनेज करना जिस प्रकार धीरू भाई करते आए हैं। कॉमन थ्रेड इनमें ये है कि
ये लोग सिर्फ बिजनेस जीनियस नहीं हैं जो सिस्टम को वर्क करने में मास्टर हैं। अंबानी ने पॉलिटिकल गेम्स और मीडिया का इस्तेमाल रिलायंस बनाने के लिए किया। टिम कुक सप्लाई चेन और पॉलिटिकल मैनेजमेंट का इस्तेमाल एप्पल को टॉप पर रखने के लिए करते हैं। तो यहाँ से हम सीख क्या रहे हैं? मेहनत, ग्रिट, कभी नहीं झुकना, कभी हार नहीं मानना, एक मुश्किल शुरुआत को रॉकेट फ्यूल में बदलना। विजन, एक यार्न स्टॉल से आगे देखकर ग्लोबल एम्पायर देखना। और एग्जीक्यूशन, इसे जैसे बनाने की जरूरत पड़े वैसे बनाएंगे पर लगे रहेंगे। हमारे लिए ये अपने आप पर दाव लगाने और लॉन्ग गेम खेलने के बारे में है। जब धीरू भाई 2002 में 69 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए, तब रिलायंस का टर्नओवर 75,000 करोड़ रुपए के करीब था, जो 1976 में 70 करोड़, 1991 में 3,000 करोड़ और साल 2000 में 60,000 करोड़ से बढ़ के 75,000 करोड़ के करीब आया था। रिलायंस के एसेट्स 25 साल में 33 करोड़ से बढ़कर 30,000 करोड़ हो गए थे। तो ये थी रिलायंस और धीरूभाई अंबानी की कहानी, उनके जन्म से पहले से लेकर 1977 में रिलायंस के आईपीओ तक। एपिसोड नंबर 2 में हम रिलायंस टेक्सटाइल्स लिमिटेड, जो असली कंपनी जो आईपीओ में गई थी, उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे और धीरूभाई अंबानी की जर्नी 1977 से 2002 तक, जब उन्होंने दुनिया छोड़ दी। कितना हैरान करने वाला है ना, एक स्कूल टीचर का बेटा जो एक मामूली गांव में पैदा हुआ, उन्होंने अपनी एक जिंदगी में भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाई। धीरूभाई हमेशा कहते थे, हमारे सपनों को बड़ा होना चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं ऊंची, हमारा कमिटमेंट गहरा और हमारी कोशिशें ज्यादा। ये मेरा सपना है रिलायंस के लिए और भारत के लिए, और सच में उन्होंने अपने सपनों को पूरा कर दिखाया। बिलियनर बेस्ट फ्रेंड में मेरे साथ समय बिताने के लिए आपको थैंक यू, और अपने बड़े सपनों को चेस करते रहे। एपिसोड 2 में मिलते हैं।